हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि घटनाचक्र टो सीरीज का मॉडल पेपर है जो कि आपके यूपी पुलिस के लिए है। और यूपी पुलिस की क्लासें आपके इस चैनल पर बेहतर तरीके से दी जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, आवाज़ वगैरह मिल पा रही है आप सभी को? आवाज आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और सुपर फास्ट तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? कितना स्कोर आपका है आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और आप लोग कहाँ से जुड़े हैं जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है ना? चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सिंदूर में कौन सी संधि है। पहला एक क्वेश्चन लाजवाब है, कह रहा है सिंदूर में जो संधि है वो आपकी कौन है। आप कहेंगे सर इसको तोड़ने से प्राप्त क्या होगा। इसे तोड़ने से मिलेगा सबसे पहले एक नदी, सिंधु नदी, है ना, और इसके बाद इसमें निकलेगा ऊर्मी। तो आप कहेंगे सर इसका जो ऑप्शन है वह नंबर में ये हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। कैसे होगा? यहाँ पर है आपकी छोटाऊ की मात्रा, यहाँ पर है आपकी बुढ़ाऊ की मात्रा, तो बनेगा क्या? बड़ाऊ की मात्रा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका दीर्घ संधि बन गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास जो हुआ है वो किससे हुआ है। हमने बेसिक की क्लासे दिया है ना, तो उनको आप लोग जरूर देखेगा। चलिए बताएगा कि खड़ी बोली हिंदी का जो विकास हुआ है वो किस भाषा से हुआ है, किस अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पर दूसरे का ऑप्शन देना है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा आपके सौर सेनी अपभ्रंश। हमने आपको हिंदी बताया था और कहा था कि जो आपकी पश्चिमी हिंदी होती है, आपकी पहाड़ी हिंदी होती है, और यहाँ पर राजस्थानी हिंदी है, ये तीनों हिंदी कैसी हैं? सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। वहीं पर जो अर्धमगधी है ये आपकी कौन सी आई है? तो आपकी पूर्वी हिंदी से आई है। और जो बिहारी हिंदी है वो आपकी मगधी अपभ्रंश से आई है। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। 3 नंबर आपसे कह रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका 3 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई 3 का ऑप्शन दीजिएगा। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 3 का ऑप्शन ए नंबर तो आपका नहीं होगा भाई, ये नंबर तो आपका नहीं होगा, है ना, ये नंबर तो पूरा कटा हुआ है। और बताइए दूसरा। यहाँ पर देखिए आपका जो आ गया है यहाँ पर बी नंबर, और कुछ लोगों ने दिया है यहाँ पर डी नंबर। देखो हमने कहा कि ए नंबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर दिया है गांधी को, है ना, गांधी को। तो यहाँ पर गांधी को यहाँ पर दिया है जातिवाचक, फिर गांधी को दिया है व्यक्तिवाचक। राष्ट्रपिता, और राष्ट्रपिता जो कहा गया है वो किसे? सिर्फ गांधी जी को कहा गया है। राष्ट्रपिता एक भाव को दर्शा रहा है ना, तो इसके हिसाब से तो आपका डी होगा। बाकी बहुत जगह यहाँ पर बी दिया गया है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो आपका आंसर ये होगा, क्योंकि राष्ट्रपिता सिर्फ एक लोगों को कहा गया है, ना कि पूरे गांधी परिवार को कहा गया। सिर्फ एक ही व्यक्ति को अभी तक कहा गया है, जो कि आपके भाव को दर्शा रहा है। ठीक है ना? यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्रा जो आपका है एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो स्रा जो आपका है एक संयुक्त व्यंजन है, ये भी आप लोग जानते हैं। हमने कहा कि इसका जो निर्माण होता है वो होगा कैसे? तो ये निर्माण होगा सा धन रा से, है ना। संयुक्त अक्षर आपने पढ़ा होगा, वर्णमाला में हमने बताया भी था। तो याद रखिएगा कि सा धन रा से होता है स्रा का निर्माण, है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक जो आपका है तो है क्या यहाँ पर? 5 नंबर में। तो आप कहेंगे सर रमेश की पुस्तक, पुस्तक क्या है? पुस्तक की तो बात हो रही ना कि पुस्तक पुरानी है। तो आप कहेंगे सर जब पुस्तक पुरानी है तो पुस्तक ही क्या है? पुस्तक ही आपकी विशेष से है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर है, ये है आपकी विशेष से हो जाएगा। पुरानी और नई ये क्या होता है? विशेषण होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है ना। ये पर देखिए 6 नंबर में कौन सा कारक है? तो भैया मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, और दूर है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आप अलगाव की बात हुई है, इसका मतलब है ऑप्शन डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, अपादान पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन को आते हैं मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर संबंध काकी के रारी होता है, ये भी तो देखिए संबंध में होता है काकी के रारी रे, ये होता है। लेकिन मेरे घर से आपका घर कितनी दूर है? यहाँ पर घर से शब्द आपका है, से शब्द आपका है, तो इसलिए डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, वाक्य का सही आपको विकल्प बताना है, सही काल इनमें से है कौन सा बताइएगा।
चलिए अरिहंत का प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है 7 नंबर में, और 7 की अगर बात कर लेते हैं तो आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है आपका सही विकल्प दीपा पौधों को पानी दे रही थी। कह रहा है पानी दे रही थी। अब पानी दे रही थी अभी भी या नहीं, तो इसका मतलब है कि ये क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। तो आप कहेंगे सर ये है आपका अपूर्ण भूतकाल। क्या बनेगा, ये है आपका अपूर्ण भूतकाल, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि क्रिया अभी पूरी नहीं पता चलिए है कि हुई कि नहीं है। अगला दिया है वह पढ़ता है लेकिन बात भी वो करता है। इस क्लास में भी ऐसे लोग हैं कि पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन बात भी वो करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि रेखांकित शब्द आपको बताना है 8 नंबर में। और 8 की अगर बात करते हैं तो भैया जो आपका लेकिन शब्द आपका है ना, ये क्या है, एक्स्ट्रा ही तो है। वह पढ़ता है, बात भी वो करता है, तो ये जो आपका एक्स्ट्रा शब्द आया है ये क्या है, तो आप कहेंगे ये अव्यय है। क्या है, ये अव्यय है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कटहरा शब्द का तत्सम क्या होता है। कटहरा शब्द का जो तत्सम होता है इनमें से क्या होगा। आप कहेंगे सर कटहरा होता है काष्ठ, काष्ठ ग्रह। यहाँ पर आंसर है आपका सी नंबर है, वो आपका जवाब राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से फारसी भाषा का शब्द नहीं है। फारसी भाषा का शब्द नहीं है, आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे सर फारसी भाषा में देखा जाए तो देहात भी है, चश्मा भी है, सिफारिश भी है, लेकिन जो आपकी तारीख शब्द दिया गया है, तारीख शब्द ये फारसी भाषा का नहीं है। क्या, ये फारसी भाषा का नहीं है दोस्तों, याद रखिए ये है आपकी अरबी भाषा का है। कैसा है, तो आपके अरबी भाषा से लिया गया आपका ये शब्द आपका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची क्या है। कामदेव का पर्यायवाची सबसे पहले होता है मनोज, ठीक है ना। और इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर होता है क्या, मार शब्द होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और भी पर्यायवाची होते हैं, है ना, मनसिज होता है, मदन होता है, कंदर भी होता है ना, ये होता है। अगला बताइएगा अतिवृष्टि का विलोम क्या है। अति मतलब ज्यादा, वृष्टि मतलब बारिश, है ना। तो अतिवृष्टि का विलोम हो जाएगा क्या, आप कहेंगे अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। अनावृष्टि कहाँ पर है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसका भी आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगला है कि जिसकी कोई उपमा ना दी जाए, है ना। क्या, कि जिसकी कोई उपमा ना दी जाए उसके लिए शब्द क्या है। चलिए 13 का ऑप्शन देना है, और 13 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 13 का ऑप्शन होता है कि जिसकी कोई उपमा ना दी जाए वो होता है अनुपम। क्या होता है, अनुपम, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है लाल पीला होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। लाल पीला होना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है। भाई वीडियो में लाइक की संख्या बिल्कुल से नहीं है ना, लाइक की संख्या बिल्कुल से नहीं है। देखिए ढेर सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और ढेर सारी आपकी क्लासें भी देते हैं, ढेर सारी आपको पीडीएफ भी मिलती हैं, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक से नहीं करते हैं, दुखी कर देते हैं। मतलब आप लोगों के लिए फ्री शिक्षा दी जा रही है, फ्री शिक्षा के बावजूद भी आप लोग अपना सपोर्ट और अपना सहयोग नहीं देते हैं। अगर आप जिस प्रकार से हम लोग फ्री आपको शिक्षा देते हैं, हर एक चीज़ पढ़ा भी देते हैं, तो वैसे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहे तो कितना अच्छी बात है ना। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सब लोग बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना, बिना कंजूसी किए हुए सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए लाल पीला होना इसका मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे लाल पीला होना मतलब है बहुत क्रोध करना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर सभी का जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। तो कोयले की दलाली में मुंह काला मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखा जाए 15 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, बुरी संगति में कलंक लगता है। इसलिए कहते हैं कि संगति अच्छी होनी चाहिए, है ना, गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर संगति में रहेंगे, अगर तुम अच्छे काम करोगे और वो गलत काम करेगा और कभी पकड़े गए तो आप भी घुन के साथ पिसेंगे, है ना। तो इसलिए संगत अच्छी करना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्युत्पन्नमति, है ना, दिया गया है प्रत्युत्पन्न में जो उपसर्ग है वो आपका है क्या। यहाँ पर 16 नंबर में आपसे कह रहा है और हमने कहा है कि उपसर्ग प्रत्यय जरूर पड़ेगा। यहाँ पर जो आपका आएगा बी नंबर प्रति, है ना, प्रति जो आपका है उपसर्ग हो जाएगा और उत्पन्न जो हो जाएगा इसका मूल शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन आएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है,
तो आप कहेंगे सर औपचारिक में जो प्रत्यय है वो कौन सा है, यहाँ पर हो जाएगा औपचारिक, है ना। औपचार उपचार जैसे है, तो इसमें से इक जो आपका आ गया है यही इसका प्रत्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है श्रृंगालय का सही संविच्छेद बताएगा। श्रृंगालय का सही संविच्छेद इनमें से क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 बताना है। और 18 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इसमें देखा जाए तो सबसे पहले निकलेगा सम, है ना। क्या निकलेगा, सम। और सम जो आपका दिया है ये वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अक्षर है आधा यही आपका बनेगा। तो भैया सम धन ग्रह धनालय मतलब ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यथा संभव में कौन सा समास है। हमने कहा यथा जो आपका है ये क्या है, उपसर्ग है। और उपसर्ग ही क्या होता है, किसी जो प्रधान होता है किसमें से, तो आपकी कहेंगे यहाँ पर अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है प्रधान होता है और अव्यय होता है ना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सलमा घर जाती है वाक्य बताइएगा। सलमा घर जाती है वाक्य बताइएगा। मतलब शाम को अगर आपके मोबाइल में नेट ना बचे और आपके यहाँ पर बफरिंग होने लगे तो आप कहोगे सर बफरिंग हो रही है, चाहे हमारे यहाँ हो बफरिंग या ना हो, लेकिन आप लोग कहोगे सर बफरिंग हो रही है। भैया आपके मोबाइल में भी तो दिक्कत हो सकती है, आपके नेट में भी कम दिक्कत हो सकती है कि हमारे नेट में दिक्कत होगी, ऐसा तो नहीं है। चलिए, सलमा घर जाती है वाक्य दिया गया है 20 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सलमा घर जाती, सिंपल सी बात है, कोई ऐसा कंजक्शन दिया नहीं है। तो आप कहेंगे सर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है सही विकल्प आपको चयन करना है जो आपका शुद्ध वाक्य हो। तुम तुम्हारा तो शब्द हो ही नहीं सकता है, यहीं से गलत हो जाएगा। तुम का ये भी नहीं हो सकता है, तुम तेरा ये भी नहीं हो सकता है, तो भैया तुम अपना काम करो। यहाँ पर ऑप्शन डी वाला जिसका आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सलमा को मिल गया है बलमा और बलमा चले गए हैं घरमा। देखो 22 नंबर की अगर बात करते हैं तो 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी। यहाँ पर दिया है अंत्याक्षरी, यहाँ पर देखो पूजनी गलत दिया गया है। तदुपरांत होता है ये गलत दिया गया है। कवित्री में आपका ये गलत दिया है, मतलब अंत्याक्षरी ऑप्शन महिला आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है जो कि इस प्रकार के हमने क्वेश्चन आपको बहुत बार पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है कि इनको भैया देखा जाए तो बड़े आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। हमने कहा स्टार्टिंग होती है यहाँ से, जो लोग नए स्टूडेंट हैं, है ना, बिल्कुल अभी से स्टार्ट किए हैं, 12 के बाद फॉर्म भरे हैं, है ना, क्लास 12 के बाद फॉर्म भर दिया है पुलिस का, तो भैया उनको बता दें कि ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं और अंत यहाँ से करना होता है। ये जो या रालावा हैं ये क्रम से नहीं लिखे हैं, इनको आपको क्रम से लिखना है। एक सेंटेंस बनेगा बड़ा प्यारा सा, है ना, एक अर्थ निकलेगा। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, भारतीय गांवों के, और ऑप्शन को देखिए, भारतीय गांवों के, भारतीय गांवों के सुधार के लिए, सुधार के लिए अभी भारत सरकार को, अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को, राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। देखिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट हो गया है। क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विभत्स का स्थायी भाव क्या है। अब इसका जवाब तो सबसे पहले हाई स्कूल इंटर वाले दे देंगे, क्योंकि बिल्कुल ताजे ताजे से पढ़ के आते हैं। यहाँ पर दिया गया है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप कहेंगे सर विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा। क्या होता है, जुगुप्सा होता है, जो कि देखा जाए जवाब बिल्कुल सही आ गया है ना। और यहाँ पर अगर पूछे कि शोक जो होता है, शोक, है ना, तो शोक होता है किसका, करुण रस का, करुण रस का होता है ना। यहाँ पर विस्मय जो आपका किसका है, तो विस्मय आपका हो जाएगा किसका, अद्भुत रस का, है ना। बहुत अच्छे। अगला बताइएगा कि मंगल भवन या मंगल हारी द्रहु सुदशरथ अजीर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। 25 नंबर ऑप्शन को लॉक करना है। तो आप चाहें तो मात्रा भी लगा सकते हैं, अगर आपको मात्रा लगानी नहीं आती है तो आपको सबसे पहले आपको लघु स्वर और दीर्घ स्वर को आपको पढ़ना होगा, कुछ रूल है उनको भी पढ़ना होगा। बाकी हमें तो आज की मुंह का आंसर बताएंगे कि भैया डबल सिंगल सिंगल, है ना, सिंगल 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 डबल सिंगल सिंगल डबल डबल 16 हो जाएंगी मात्राएं, और 16 जो होती हैं वो आपकी चौपाई में होती हैं। और इतनी स्पीड से लगाया है, इसका मतलब है कि आपको बेसिक पढ़ना होगा। बेसिक की वीडियो आप लोग डालिएगा, देव जी के ट्रिक, और क्या डालेंगे, छंद, बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तेरी बरछी ने बरछी खलन के यहाँ पर पंक्ति में अलंकार क्या है। आप देखते हैं कि हमारे चैनल पर एक मॉडल पेपर होता है रात को 8:50 में, और अगर उस क्लास को आपने ज्वाइन किया है
तो इस क्वेश्चन को देखने की आवश्यकता नहीं होगी और आपका आंसर बिल्कुल फास्ट आ जाएगा। हमने कहा कि भैया एक बर्छी होती है जो हाथ में लेकर मारा जाता है और एक बर्छी होते हैं जो आपके कौन होते हैं, पतिदेव होते हैं, मतलब वर मतलब पति होते हैं। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका आंसर है वो है आपका यमक अलंकार, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड है आपसे पूछा गया है, जल्दी बताइए। तो देखिए जब रामचरित में कांड की बात किया गया है तो आप कहेंगे 7 कांड होते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन को कांड नहीं बोलते हैं, आपसे बोल देते हैं सोपान। क्या बोलते हैं, सोपान। तो याद रखिएगा सोपान ही आपका कांड है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। बेसिक वाले वीडियो भैया जरूर देखेगा, हमने आपको बता भी दिया है ना। बेसिक वाले वीडियो जरूर देखिएगा, उनसे आपको इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा, है ना, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखो यहाँ पर हिंदी की आदि जननी कहते हैं आपको किसको, तो आपके संस्कृत को। क्यों, क्योंकि भैया पहले संस्कृत आई है और संस्कृत का ये धीरे 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 करके बाद में आपको कौन आई, हिंदी आई। इसलिए हिंदी की आदि जननी जो आपकी है वो आपकी संस्कृत भाषा है। इसे देव भाषा भी कहते हैं, इसे देव भाषा भी कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछें हिंदी की जननी क्या है, अगर 1 मिनट हम आपको आदि शब्द हटा देते हैं तब आप क्या जवाब देंगे। अगर यहाँ पर हम आदि शब्द हटा दें तब आप क्या जवाब देंगे, तो आप कहेंगे सर हिंदी की जननी अपभ्रंश को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी की जननी अपभ्रंश को कहते हैं, लेकिन हिंदी की आदि जननी जो कहते हैं वो आपके संस्कृत को कहते हैं। याद रखिएगा, ये छोटी सी पॉइंट को याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्रोध के बारे में दिया है और क्रोध ना हो तो बिल्कुल जीवन बेकार है, इसलिए क्रोध होना आवश्यक है। यहाँ पर हम लोग बिना पढ़े हुए क्रोध को हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर गद्यांश में जो दिया गया था किसके बारे में, तो शांत रहो और सुखी रहो, ये क्रोध के बारे में था। गद्यांश में आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 34 नंबर क्या कह रहा है कि ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला। देखो चाहो तो गद्यांश सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम आपको पीडीएफ दे देंगे। टेलीग्राम है आपका देव जीके ट्रिक, तो आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो और सोल्व करो। यहाँ पर दिया है ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला। जो ऊपरी दिखावे करता है भैया उसे कहते हैं औपचारिक। क्या कहते हैं, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला उसे कहते हैं औपचारिक, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। वायस का समानार्थी नहीं है। आप कहेंगे सर वायस का समानार्थी होता है क्या, काग होता है, एकाक्ष होता है, काक होता है, मतलब कौवा के बारे में दिया है। लेकिन जो आपका दिया गया है आपका हरित, ये हरित आपके वायस का समानार्थी नहीं होता है। आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगला बताइएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं हो तो किसी बदलाव की आवश्यकता भी नहीं है। देखो आपसे कह रहा है कि उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आपसे गड़बड़ी है तो बताइएगा, बाकी नहीं है तो आप आंसर वही आपको लगा देना है। अब देखो 36 नंबर में जो आपसे दिया गया है सेक्रेटरी दिया गया है। क्या दिया है, सेक्रेटरी दिया है। तो सेक्रेटरी है, ये पूर्ण वाक्य होगा क्या, कि उसका भाई सेक्रेटरी है। तो भैया जो आपका सेक्रेटरी दिया गया है, क्या यहाँ पर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी जो आपका शब्द है ये गड़बड़ आपका यहाँ हो जाएगा, उसका भाई सेक्रेटरी है। ऐसे आप लगा शब्द जो दिया है ये नहीं लगाना है ना, ये शब्द नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है जिसका विवाह ना हुआ हो। जिसका विवाह ना हुआ हो, कितने लोग हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, सबसे पहले वो बताएंगे और फिर इसके बाद इसका आंसर बताएंगे। चलिए, और जिसका नहीं हुआ है वो खूब मेहनत करें, जम के मेहनत करें और इस बार को वर्दी हासिल करें और जम के फिर शादी करें, लेकिन एक एक करना, ज़्यादा नहीं करना है। देखिए जिसका विवाह ना हुआ उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए 37 नंबर में, और 37 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर होता है बी नंबर, अपरिणीत होता है। जब शादी के कार्ड छपे होते हैं गाड़ी में चिपकाने वाले, है ना, तो वहाँ पर आप देखे होंगे लिखा होता है ऐसे दिल बने होगा, यहाँ पर फलाने होंगे और लिखा होगा परिणीत। क्या होगा, परिणीत और फलाने के साथ।
तो परिणित मतलब होता है विवाह हुआ, लेकिन भैया अभी तो विवाह नहीं हुआ है ना, तो अपरिणित कर दीजिए, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे, आ गया है सामान्य ज्ञान, है ना, जो कि जीके आपको पढ़ना है। हमने कहा हिंदी कोई कंपटीशन नहीं है, हिंदी अगर 10 दिन पढ़ा जाएगा, 20 दिन पढ़ा जाएगा तो भी कर लोगे, लेकिन अगर आपने जीके नहीं पढ़ा, आपने करंट नहीं पढ़ा, तो सब जी कुछ नहीं होगा, वर्दी आपके सपने रह जाएंगे। यहाँ पर देखो दिया है नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है। 38 को ऑप्शन देना है और 38 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये हैं आपके कौन, पॉल लिंच। कौन है, पॉल लिंच हैं, इनको बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इनका एक पुस्तक है, उपन्यास है प्रॉकेट, क्या दिया है, प्रॉफिट सॉन्ग, उसके लिए प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार जीतने वाले ये आयरलैंड के 5वें लेखक हैं। ये हैं कहाँ के, आयरलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज इनमें से कौन है। यूपी जी के पढ़ते रहिए, आपको क्लासें मिल रही हैं और भी क्लासें मिलेंगी, महामैराथन क्लासें होंगी। महामैराथन क्लासों में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी जी के करंट अफेयर सब मैराथन में आप लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज 39 नंबर में। आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपके कानपुर में है। कहाँ पर है, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो आपका है कानपुर में है। और कानपुर वाला जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1982 में हुई थी। कब हुई थी, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वो आपकी बताइए कहाँ पर है। और ये भी क्वेश्चन आपका हमेशा मिलता है, कुल्लू घाटी जो है वो किसके बीच में है। तो कुल्लू घाटी दोस्तों मिलेगा कहाँ पर, धौलाधार श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में। धौलाधार श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में, जो कि हिमाचल में आपका है कुल्लू घाटी। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में किसने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो अक्टूबर 2023 में उड़ीसा के नए राज्यपाल आपके कौन हैं, 41 नंबर में। तो दोस्तों ये हैं आपके रघुवर दास। कौन है, रघुवर दास ने शपथ लिया है और इस पद पर गणेशी लाल का स्थान यहाँ पर लिया है ना, इसके पहले गणेशी लाल थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। कितने लोग हैं यूपी जीके को तैयार करते हैं, चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है और 42 की अगर बात करते हैं तो ये है आपका कौन सा, आपका हस्तिनापुर है। क्या है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार सबसे बड़ा है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर वन्य जीव विहार पूछा गया है, पक्षी विहार नहीं पूछा है ना। पक्षी विहार में यहाँ पर जो आपका नवाबगंज आपका पक्षी विहार था, जिसे चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहते हैं। यहाँ पर अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व जो समर्पित है वो कौन से ऋषि को समर्पित है। चलिए यहाँ पर जो आप दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के जो गुरु पूर्णिमा है, ये जो पर्व समर्पित है वो कौन से ऋषि को समर्पित है। आप कहेंगे सर 43 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बे जो आपके व्यास जी हैं। कौन है, यहाँ पर व्यास जी आपके हैं, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, रामगंगा, गोमती, वेनगंगा या राप्ती। देखिए 44 नंबर में, तो 44 की अगर बात करते हैं तो भैया रामगंगा, गोमती, वेनगंगा, क्या है ऑप्शन सी वेनगंगा जिसका आ रहा है 44 नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। यह दक्षिण भारत की एक नदी है, दक्षिण भारत की नदी है। यहाँ पर अगला दिया गया है, कह रहा है कि नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यहाँ पर देख सकते हैं 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। भैया वो राप्ती दिया है, ताप्ती नहीं दिया है। राप्ती गोरखपुर जो बसा हुआ है उसके किनारे है ना। चलिए देखो दिया गया है 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है, कहाँ पर किया है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, ये है आपके देवघर जो कि आपके एम्स में है। मतलब 45 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका डी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, और अच्छा ये झारखंड में है, ठीक है, जो आपका देवघर है ये झारखंड में है। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 46 कि हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु, ये किसका पुत्र था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था, यहाँ पर 46 नंबर में। और 46 की अगर बात करते हैं तो ये था आपका बिम्बसार। क्या हो जाएगा, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिम्बसार का पुत्र था। याद रखिए जो अजातशत्रु है कौन से धर्म का था, तो अजातशत्रु कौन से धर्म को मानता था, तो आपके किसके, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और अजातशत्रु के समय एक संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति राजगृह, है ना, जिसे राजगिरी कहते हैं।
तो भैया बिहार के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो भैया चुंबकीय प्रेरण का होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला, जो कि आप लोग जानते भी हैं। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में यहाँ पर देखा जाए तो भारत का स्थान क्या है। तो ये बताइएगा कि भैया 2023 में भुखमरी में भारत के स्थान क्या है। यहाँ पर कहते हैं देश तरक्की कर रहा है ना, लेकिन जब सूचकांक आते हैं है ना, तब यहाँ पर तरक्की नहीं, बिल्कुल से बेकार हो जाता है। याद रखिएगा 111वां स्थान, ठीक है ना। आपके 125 देशों में देखा गया है कि 125 देशों में से भारत के स्थान है 111वां स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि यहाँ पर देखा जाए पिछले साल 107वां स्थान था। तो आप समझ सकते हैं कितना तरक्की कर रहा है दिन रात भारत, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर 49 नंबर में आप देखेंगे पंचायत के लिए भाग 9 है, नगर पालिका 9 का दिया है, सहकारी समितियां 9 के खामे दिया है, और अधिकरण दिया गया है आपके भाग 10 में। और 49 को ऑप्शन डी नंबर है, ये दोस्तों आपका सही सुमेलित नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। 73वें नंबर का संशोधन जो कि 1992 के तहत आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अक्टूबर 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 जो आयोजित हुआ है, कहाँ पर हुआ है। सब करंट अफेयर आप भूल गए हैं, सब करंट अफेयर आप भूल गए हैं, और आपको करंट अफेयर की ज़रूरत है ना। आपको करंट अफेयर की ज़रूरत आपको लग रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरीके से। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धा सम्मेलन है कहाँ पर हुआ था, 50 नंबर में। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए हो जाएगा आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो भैया प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो यहाँ पर देखिए जौनपुर, यहाँ पर प्रतापगढ़ है, भदोही है, लेकिन फतेहपुर आपका नहीं है, क्योंकि फतेहपुर के पहले यहाँ पर कौशाम्बी पड़ जाता है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। चलिए 52 नंबर, यहाँ पर जवाब हो जाएगा 8 सितंबर। क्या हो जाएगा? 8 सितंबर, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है आपका सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ये दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य है ना। तो भैया जब पहला है तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में पूछा भी सकता है। तो आप कहेंगे सर 53 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, ये आपके लद्दाख में बन रहा है। कहाँ पर है? तो आपके ये पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य है जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। देखिए अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है 54 नंबर में। आप कहेंगे सर अग्र मस्तिष्क में देखा जाए तो यहाँ पर सेरेब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, लेकिन मेड्यूला ये जो होता है, ये जो आपकी खोपड़ी होती है जिसमें से खोपड़ी सदी हुई है, वो होता है पीछे वाला भाग है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। चलिए बहुत बच्चे हैं जो वीडियो को लाइक कर देते हैं बिना कहे, लेकिन बहुत लोग होते हैं याद दिलाना पड़ता है, जैसे कि हनुमान जी को, है ना। तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा जितने लोग जुड़ रहे हैं। और भैया पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं पहली बार वो लोग जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चल पाए कि भैया आप लोग चैनल में आए हैं, है ना, और यहाँ पर ज्ञान ले रहे हैं। और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा पीडीएफ के लिए। देखो आपसे उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम, और दशहरी आम तो बड़ा अच्छा होता है खाने में। यहाँ पर याद रखिए लखनऊ का जो मलिहाबाद है, लखनऊ का जो मलिहाबाद है यह दशहरी आम के लिए जाना जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है। आलू खाने में भैया क्या चीज़ मिलेगा आपको, आलू से क्या मिलेगा। तो कहेंगे आलू में जो स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। वेलकम है, जितने लोग भी न्यू हैं सभी का वेलकम है, पुराने स्टूडेंट का डबल वेलकम है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं। अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस नगर में हैं।
ये क्वेश्चन आपका इतना अच्छा है कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपसे कह रहा है कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं किस नगर में हैं। आप कहेंगे सर 57 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, औरंगाबाद में है। कहाँ पर हैं? आपके औरंगाबाद, जिसको ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। और इसका जो निर्माण कराया था वो आपके कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है। मीनाक्षी मंदिर जो आपका है ये कहाँ पर है। चलिए 58 नंबर आपसे कह रहा है मीनाक्षी मंदिर, और मीनाक्षी मंदिर है आपके मदुरई में। कहाँ पर है? आपके मदुरई में है दोस्तों, याद रखिए मदुरई हो जाएगा, है ना। मदुरई जो कि पांड्यों की राजधानी थी। संगम काल में प्रथम और तृतीय संगम यहीं पर आयोजित किए गए थे। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। मुख्यालय तो आपको पता ही होगा कि भैया जो आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका जो मुख्यालय है वो आपके है कहाँ पर है। तो आप कहेंगे सर ये है आपके जिनेवा, जो कि आपके स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है। क्वेश्चन को भी समझिएगा, नया क्वेश्चन है कि यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है। देखिए 60 नंबर में, तो याद रखिए आप कहेंगे सर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन घुमाया गया है, बाकी क्वेश्चन को हमने पढ़ाया है बहुत बार। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं अगर ये आपको ना दिए जाएं, इनका अधिकार आपको ना मिले, तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आप कहेंगे नहीं जा सकते हैं। नीति निर्देशक में आप ना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना हाई कोर्ट जाएंगे, बाकी अगर मौलिक कर्तव्य में उल्लंघन होता है तो आप जा सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है, आपसे पूछा है 60 नंबर में। तो आप कहेंगे सर वित्तीय आपातकाल दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर है, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। क्या? कोई भी अधिकतम अवधि नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में, तो आपके 360 आर्टिकल में। अभी तक दोस्तों याद रखिएगा कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। याद रखिएगा कि वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा होती है ये 2 माह तक प्रवर्तक में रहती है। कितने? 2 महीने तक प्रवर्तक में रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा अनुमोदन हो जाता है तो वह अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है। क्या? वह अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, मतलब जब तक वापस नहीं ले जाए तब तक। लेकिन स्टार्टिंग होती है मात्र 2 महीने में। अगर 2 महीने में कंट्रोल नहीं होता है तो भैया क्या होगा, यह अनिश्चित काल तक की आपका बना रहेगा। ठीक है, अगला बताइएगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है, किस नाम से जानते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। 62 नंबर आपसे कह रहा है, तो आप कहेंगे सर 62 नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से हो जाएगा राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है, ये जो है कहाँ पर है, ये बता सकते हैं क्या? बताइएगा। कानपुर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, दिल्ली, कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। जो कर की दरें होती हैं, कर की जो दरें होती हैं उनमें वृद्धि हो जाती है, उनमें वृद्धि हो जाती है। याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है चेचक के लिए जो टीके हैं अर्थात वैक्सीनेशन है इसका आविष्कार किसने किया था। चेचक के टीके का जो आविष्कार किया वो किसने किया था, 64 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए ये हैं आपके एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर है, जो कि आपको मालूम है जो चेचक होता है एक विषाणु जनित रोग होता है और इसके टीका जो होते हैं आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, है ना। यहाँ पर देखा जाए जो चेचक होता है ये वेरियोला नामक वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है। जायकवाड़ी परियोजना या जायकवाड़ी जो बांध है वो किस नदी पर है। देखिए 65 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है और आपके कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है।
तो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और यह है कौन, आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, नर्मदा नदी इसका आंसर राइट हो जाएगा। देखा जाए तो अरब सागर में गिरने वाली है ना ये सबसे लंबी नदी है जो कि आपकी पश्चिम की ओर बहती है ना, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, लंबी नदी भी है। और अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अब यहाँ पर देखो नहीं दिया गया है ना, जब नहीं दिया है तो आप कहेंगे सर इसमें उत्तर प्रदेश भी है, पश्चिम बंगाल भी है, बिहार भी है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो असम आपके नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन, असम नहीं करता है। अगला दिया है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल जो था इनमें से कौन था। तो दूसरा जो आपका एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें से आपका वारेन हेस्टिंग था। कौन, यहाँ पर वारेन हेस्टिंग, मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। कब हुआ था, तो आपके 1780 और 84 के समय, 1780 से 84 के समय हुआ था। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, तो दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और देखा जाए तो इस युद्ध के दौरान घायल होने के कारण 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये इसकी जो रचना किया था वो किसने किया था। इसकी जो रचना है वो किसने किया था। देखिए आपका जो आंसर होगा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये है आपके बिस्मिल जी थे। कौन थे, यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, बिस्मिल अजीमा बादी। जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है। और आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा विलियम बेंटिंग, है ना, विलियम बेंटिंग ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। दोस्तों 70 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, यहाँ पर बताइएगा। तो सांख्यिकी का जनक जो आपके हैं वो है आपके R.A. फिशर हैं। कौन है, R.A. फिशर, जो कि आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। वहीं पर पूछे कि भारत में सांख्यिकी का पिता किसे कहते हैं, तो भारत में सांख्यिकी का पिता कहते हैं पीसी महालनोबिस को, ठीक है, पीसी महालनोबिस को कहते हैं। अगला है रतले पनबिजली परियोजना का जो किस नदी पर है। रतले पनबिजली जो परियोजना है वो किस नदी पर है। देखिए 72 नंबर का जो ऑप्शन है ये है आपकी चेनाब नदी पर है। किसमें है, आपकी चेनाब नदी पर है। और चेनाब नदी की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर यह आपका बना हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कह रहा है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 के अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो 73 नंबर है, 73 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए 73 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका 6.4%। ये राजकोषीय जो राजकोषीय घाटा है वो 6.4 रहने का अनुमान है। अगला है थॉमस कप का संबंध किससे है। थॉमस कप का जो संबंध है वो आपकी किससे है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का जवाब सब लोग दे सकते हैं कि जो थॉमस कप है ना, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। और आपको मालूम है कि फीफा विश्व कप का संबंध आपके फुटबॉल से है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो थॉमस कप का संबंध है वो आपके किससे है, तो आपके बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य नहीं है। हमने कहा कि जब आसियान का सदस्य नहीं है तो आपको याद होना चाहिए कि आसियान में कुल कितने देश हैं। आसियान में कुल कितने देश हैं, तो याद रखिएगा आसियान में कुल देशों की संख्या 10 है। कितनी है, 10 है, जिसमें से इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार और जो आपका है कंबोडिया है, ठीक है ना। अब देखा जाए तो यहाँ पर इसकी स्थापना 1967 में हुई थी बैंकॉक में। इनमें से पूछा गया था कि सदस्य नहीं है। अब आपको पता चल गया होगा कि 75 का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा, भारत इसका सदस्य नहीं है। यही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये बताइए कि भारत इसमें से सदस्य है कि नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर याद रखिए आसियान में से भारत सदस्य नहीं है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका मॉडल पेपर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।